कभी सोचा है एक ऐसा भारत कैसा रहा होगा जो छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों का बस एक झुंड था। फिर किसी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, एक ऐसा सपना कि पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया जाए। और जानते हैं उस सपने का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 4 शेर, हम सब उसे पहचानते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो आखिर आए कहाँ से? उनका इतिहास क्या है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब वो हमें आज से सीधे हजारों साल पीछे इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। तो इसका जवाब छिपा है एक लगभग 2300 साल पुराने साम्राज्य की कहानी में। तो फिर देर किस बात की? चलिए साथ मिलकर इस टाइम मशीन में बैठते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मौर्य साम्राज्य के उदय की कहानी भी एक ऐसे ही सपने से शुरू हुई। एक सपना जिसने बिखरे हुए भारत को एक साथ पिरोने की कल्पना की थी। तो उस वक्त माहौल कैसा था, चल क्या रहा था? देखिए, साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर हमला किया और इस हमले ने एक बात साफ कर दी कि भारत अंदर से कितना टूटा हुआ और बिखरा हुआ है। ऊपर से यहाँ नंद वंश के राजा धनानंद का राज था और ये साहब अपनी क्रूरता और लालच के लिए काफी बदनाम थे। मतलब जनता में गुस्सा भरा हुआ था। और कहते हैं ना, जब उथल पुथल सबसे ज्यादा होती है तभी कोई नया हीरो भरता है। और यहाँ वो सितारा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे ना 2 अलग-अलग विजन्स की, 2 अलग सोच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था धनानंद का राज, जिसका पूरा फोकस सिर्फ दौलत और ताकत पर था। और दूसरी तरफ थे आचार्य चाणक्य। उनकी रणनीति, उनका सपना था एक अखंड, एक न्यायपूर्ण भारत का। एक ऐसा राष्ट्र जिसे एक ऐसा शासक चलाए जो सच में उसका हकदार हो, जो योग्य हो। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्टेज पर एक ऐसी जोड़ी आई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। एक तरफ महान रणनीतिकार और ट्रू मास्टरमाइंड चाणक्य, और दूसरी तरफ उनके चुने हुए योद्धा चंद्रगुप्त। आप कह सकते हैं एक दिमाग था तो दूसरा उस दिमाग की तलवार। और फिर चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लगता था। एक के बाद एक। सबसे पहले उन्होंने उस ताकतवर नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। फिर सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और नॉर्थ वेस्ट की सरहदों को पूरी तरह सिक्योर कर लिया। सोचिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। पूरा का पूरा उत्तर भारत एक झंडे के नीचे आ गया था। मौर्य साम्राज्य की नींव अब रखी जा चुकी थी। चंद्रगुप्त के बाद कमान संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने। उन्हें एक टाइटल मिला था अमित्रघात, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला, और उन्होंने ये नाम सही साबित किया। उन्होंने अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि साम्राज्य को दक्षिण भारत तक और आगे बढ़ाया। और अब कहानी का रुख उस सम्राट की तरफ मुड़ता है जिसने मौर्य साम्राज्य को इसकी बुलंदी पर पहुंचाया। नाम था सम्राट अशोक। लेकिन इनकी कहानी सीधी सादी नहीं है। इसमें एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट है, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जिसने युद्ध को शांति में और तलवार को धम्म में बदल दिया। देखिए, शुरुआत में अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता था। मतलब एक बेहद कठोर, क्रूर और एम्बिशियस राजा। उनका बस एक ही जुनून था, एक ही लक्ष्य, अपने साम्राज्य को फैलाना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और वो कीमत वो चुकाई गई कलिंग के युद्ध में, साल 261 ईसा पूर्व। इस एक जंग में अंदाजा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 1 लाख जिंदगियां। इस एक आंकड़े ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब अशोक ने युद्ध के मैदान में उस खून खराबे और तबाही को अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये जीत नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और बस वही एक पल था, वही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक क्रूर विजेता को एक शांति के दूत में बदल दिया। इस जबरदस्त बदलाव के बाद अशोक ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे कहा गया धम्म। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अशोक का धम्म कोई नया धर्म या रिलीजन नहीं था। नहीं, ये तो एक मॉरल कोड था, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब सही तरीके से जीवन जीने का एक रास्ता, एक फिलॉसफी। तो क्या था इस धम्म के रास्ते में? कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बातें, जैसे कि
अहिंसा यानी किसी को नुकसान न पहुंचाना, अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करना, हमेशा सच बोलना और हर जीव, हर प्राणी के लिए मन में दया रखना। बस यही अशोक के नए साम्राज्य की नई नींव थी। लेकिन अशोक ने अपने इस बदलाव को, अपनी इस नई सोच को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि इसे अमर बना दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे जानें, इसे समझें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने धम्म के संदेशों को पूरे साम्राज्य में जहां जहां मुमकिन था, पहाड़ों की चट्टानों पर और बड़े बड़े खंभों पर खुदवा दिया। सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। और सच तो ये है कि इन्हीं शिलालेखों, इन्हीं एडिट्स की वजह से आज हम अशोक के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और यहीं पर हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलता है। याद है अशोक के सारनाथ वाले स्तंभ पर बने वो 4 शेर आज वही स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये सिंबल है शांति और शक्ति के उसी बैलेंस का जिसे सम्राट अशोक ने अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर उसे फैलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने देश भर में कई स्तूप यानी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और विहार यानी मठ बनवाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने बच्चों, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अब मौर्य साम्राज्य तलवार की धार से नहीं, बल्कि अपने विचारों की ताकत से दुनिया में फैल रहा था। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का सूरज कभी न कभी तो ढलता ही है। मौर्य साम्राज्य का भी एक अंत था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये महान साम्राज्य अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया और आखिर इसका पतन हुआ कैसे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस सच कहूं तो अपने समय से बहुत आगे था। जरा सोचिए, राजा की मदद के लिए एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जबरदस्त जासूसी सिस्टम था, अर्थव्यवस्था टैक्स पर चलती थी जो खेती और व्यापार से आता था, और रही बात आर्मी की तो पैदल सिपाही, घुड़सवार और हाथियों की एक विशाल सेना थी। मतलब एक कमाल का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था और इसी सिस्टम ने साम्राज्य को 100 साल से ज्यादा टिकाए रखा। लेकिन अशोक के बाद उनके जैसा कोई दूसरा शासक नहीं आया। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो काफी कमजोर साबित हुए। फिर इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का आर्थिक बोझ भी बहुत बढ़ गया था। दूर दराज के जो राज्य थे वहां विद्रोह शुरू होने लगे और सीमाओं पर बाहरी हमलों का खतरा भी मंडराने लगा। तो धीरे धीरे इन सब वजहों ने मिलकर उस महान साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर दी। और फिर वो दिन आया 1850 ईसा पूर्व। आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के अपने जनरल पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और बस यहीं पर मौर्य वंश का अंत हो गया। एक युग खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन मौर्य साम्राज्य अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी जिंदा है। इसने एक बहुत बड़ी बात साबित की कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि विचारों और इंसानियत से होती है। सम्राट अशोक का वो धम्म का संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचा जाना चाहिए। क्या कोई साम्राज्य जो पूरी तरह से शांति और अहिंसा की नींव पर बनाया गया हो, क्या वो सच में हमेशा के लिए टिका रह? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।